हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम अर्चना। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग क्या होता है। जब बच्चे 10th के बाद 11th में आते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि अकाउंटिंग क्या है। वो क्या सोचते हैं कि जैसे मैथ है ऐसे ही अकाउंटिंग है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल, कुछ बच्चे जो मैथ से डरते हैं वो अकाउंट से भी डर जाते हैं और इसलिए कॉमर्स नहीं लेते। बट ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग जो है थोड़ा ईजी है मैथ से। मैथ में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, फार्मूले जिसको आते हैं उसके लिए मैथ ईजी बन जाता है, और जिसे फार्मूले नहीं होते लर्न वो उसके लिए मैथ टफ होता है। लेकिन अकाउंटिंग में फार्मूले नहीं है ज़्यादा, 2-3 फार्मूले हैं, मीन्स 3 ही रूल्स है बेसिकली जिन पे अकाउंटिंग पूरी डिपेंड करती है। तो अकाउंटिंग एक अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, तो इतना टफ भी नहीं है। फिर इसमें ऑप्शन भी होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल टफ लगते हैं किसी चैप्टर के तो आप उसके थ्योरी कर सकते हो। तो आज हम शुरू करते हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ज़्यादा कुछ नहीं, एक हिसाब किताब ही बोल सकते हैं। जैसे घर में हम रखते हैं रिकॉर्ड, इसी तरह से अकाउंटिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि घर में किसी टोटल इनकम 20,000 है, उसमें से हमने 5,000 ट्यूशन फीस दे दी, 5,000 रेंट दे दिया, 2,000 बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल या अदर बिल कोई भी। अब मान लीजिए कोई पूछता है घर में कि भाई इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए, तो हम 2 या 4 दिन में तो बता देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के बाद पूछे, 2 महीने 3 महीने के बाद, तो हम इतना याद नहीं रख पाते। अब याद ना रखने की वजह से, इस गलती से बचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसे एक कॉपी में लिख लेते हैं। जैसे कि अक्सर मम्मा करती है घर पे कि पूरा हिसाब लिख लेती है और कोई पूछता है तो बता देती है। तो अकाउंटिंग भी ऐसे ही है, बस ये क्या है, बिजनेस की टर्म में अगर हम ऐसा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है लिखने से, एक तो हम भूल नहीं पाएंगे, जब भी हमारा मन करेगा हम देख सकते हैं। इनफैक्ट इसके साथ साथ अगर कोई थर्ड पार्टी भी हमारा हिसाब देखना चाहती है, रिकॉर्ड देखना चाहती है, तो हम उसको भी दिखा सकते हैं। तो अकाउंटिंग आपको समझ आ गया होगा हल्का फुल्का। तो क्या होता है अकाउंटिंग, टू राइट ऑल ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड अकाउंटिंग। किसी भी ट्रांजैक्शंस को या किसी भी लेन देन को प्रॉपर मैनर में लिखने को ही क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। क्योंकि हम बिजनेस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, बिजनेस में अकाउंटिंग होती है। तो मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं भाई, सेल परचेज का, तो बड़ा बिजनेस है या छोटा है, रोजाना जितनी सेल होंगी परचेज होंगी कोई भी याद नहीं रख पाएगा, तो हम उन्हें क्या करेंगे, लिख लेंगे। और एक प्रॉपर मैनर में लिखने को ही क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। तो आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसके एट्रीब्यूट्स और प्रोसेस। इन्हें ही इसकी एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और प्रोसेस भी बोलते हैं, मीन्स विशेषता भी बोलते हैं और प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, कि जो भी हमारी लेन देन हुई है वो फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक है या नहीं है, ये हमें पहचान करनी होगी। इट इंक्लूड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस को लेते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, मीन्स जिन्हें हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को इसके अंदर लिया जाता है। जैसे ₹10,000 फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज, हमने ऑफिस यूज के लिए 10,000 का फर्नीचर खरीदा। अब देखिए कोई हमारा बिजनेस है तो उसमें ऑफिस भी होगा, कोई हमारी फैक्ट्री भी होगी जहाँ काम होता होगा, तो उसके लिए हमने फर्नीचर खरीदा, तो ये क्या हो गई, बिजनेस पर्पस की हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसके साथ साथ अगर हमने 5,000 का फर्नीचर खरीदा फॉर हाउस होल्ड, मीन्स घर के यूज के लिए, तो ये हमारी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुई, क्योंकि ये घर के लिए खरीदा है, तो इसे हम अकाउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सिर्फ इसको क्या मान लेंगे, ड्राइंग। क्यों, क्योंकि अगर उसने बिजनेस के पैसे से खरीदा है घर के लिए तो हम इसको ड्राइंग मान लेते हैं। ड्राइंग क्या होती है दोस्तों, जब मालिक बिजनेस में से पैसा लेके घर के लिए कोई चीज़ खरीदता है तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स है, उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी इतना ही देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हमें जो भी लेन देन है, हमारे ट्रांजैक्शंस है या इवेंट्स हैं, उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है, मीन्स बिजनेस नेचर की है या नहीं है। सेकंड देखिए, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। सेकंड नंबर पर हम क्या करते हैं, जो भी हमने फर्स्ट में आइडेंटिफाई किया, पहचान किया ट्रांजैक्शंस की, उनकी मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट की में वो कितने रुपए की है। आफ्टर आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हें मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में। देखो मेजरमेंट का हर जगह अलग होता है, जैसे कहीं पे पौंड है, कहीं पे यूरो है, कहीं पे डॉलर है, इस तरह। हमारे देश में क्या है, मनी है, मीन्स रुपीज़ है, तो हम रुपीज़ में मेजर करेंगे। तो इसमें सिर्फ कौन सी आइटम लिखी जाती है, जो मेजर हो सकती है, जो मेजर नहीं हो सकती उन्हें हम इसमें नहीं लिखते। एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिन्हें हम मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते, इज नॉट रिकॉर्डेड, उन्हें हम इसमें नहीं लिखते। देखो जैसे मान लो हमने 10 चेयर्स खरीदी, लेकिन हमें उसका रेट नहीं पता, तो हम ये नहीं लिख सकते 10 चेयर्स खरीदी, कितने में नहीं पता हमें। तो
इसके साथ साथ अब स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स, हमारे वर्कर अगर स्ट्राइक कर देते हैं, इससे हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, बट हमें नहीं पता कि कितना होगा, तो हम वो भी नहीं लिख सकते। इसके साथ साथ अगर कोई एफिशिएंट या एक्सपीरियंस मैनेजर है, उससे हमें फ़ायदा होता होगा कंपनी में, बट हम उसे भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। तो सिर्फ कौन सी आइटम्स लिखी जाती है अकाउंटिंग के अंदर? जो हमारी मेजरेबल है, मीन्स जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, और जो हमारी मेजर नहीं हो सकते हम उन्हें इसके अंदर नहीं लिखते। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं रिकॉर्डिंग। सेकंड में हमने फर्स्ट में पढ़ा आइडेंटिफाई, सेकंड में पढ़ा मेजरिंग की मेजर करते हैं मनी की टर्म में। अब हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स उन्हें लिखेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स। ये कौन सी प्रोसेस है? मीन्स ये प्रोसेस का थर्ड पॉइंट है, जिसमें हम क्या करते हैं? एंट्री करते हैं ट्रांजेक्शंस की बुक्स के अंदर। उसके लिए हम बहुत सारी बुक्स को बुक्स बनाते हैं, जैसे जर्नल बुक। जर्नल बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारी लेन देन एक जगह लिखी जाती है, चाहे हमने राम से परचेज किया, श्याम से परचेज किया, या हमने किसी को सेल किया, वो सारा कहाँ लिखा जाएगा? एक बुक के अंदर लिखा जाता है। वो हमारी क्या कहलाती है? रिकॉर्डिंग। कि जो भी हमने लेन देन किया उन्हें बुकों में लिखना है या उनकी एंट्री करना ही क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग कहलाता है। इसके लिए हम कुछ सब्सिडरी बुक का भी यूज करते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट देखिए क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ग्रुपिंग ऑल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस फॉर दिस पर्पस लेजर इज मेड। इसके अंदर हम क्या करते हैं? क्लासीफाइड करते हैं डाटा को। मीन्स जो हमने एक साथ सारी एंट्रीज लिख ली थी, अब हम क्या करेंगे? उन्हें अलग अलग करेंगे। किस बेस पे अलग करेंगे? एक ग्रुप बना लेंगे। वन नेचर की जितनी भी गुड्स होंगी या जितनी एंट्रीज होंगी या जितने लेन देन होंगे, उन सबको हम क्या करेंगे? एक ग्रुप बना लेंगे और एक जगह पे रख देंगे। इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। कैसे? जैसे मान लीजिए राम से हमने 10,000 का माल जनवरी में ख़रीदा, फिर फेब में ख़रीदा, फिर हमने 15 फेब को ख़रीदा। वो सारा राम से जितना हमने ख़रीदा उसको फिर पेमेंट की, वो सब हम राम की एक बुक बना लेंगे, उसके अंदर लिखेंगे। ऐसे जितने भी हमने शाम से परचेज सेल की थी या पेमेंट की, रिसिप्ट की, वो भी हम श्याम की अलग बना लेंगे। ऐसे ही जो मोहन था उसकी अलग बना लेंगे। सबकी अलग अलग बुक बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि हमारा बैलेंस निकल सके, टोटल निकाल सके हम आसानी से। तो इसलिए इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? डाटा को क्लासीफाइड कर देते हैं। सेम नेचर के डाटा को सेम जगह रख देते हैं। मीन्स जो राम से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो राम की जगह पे आएगा, या सेल से रिलेटेड जितना भी होगा वो सेल्स में जाएगा। सेल्स की एक बुक बना लेंगे इस तरह से। इससे क्या होता है कि हम जब भी हम टोटल करेंगे, मीन्स हमें अगर ये देखना है कि भाई राम का कितना बैलेंस रहता है, या कितनी पेमेंट रहती है, या कितनी हमारी रिसिप्ट रहती है किस पर, तो वो हम आसानी से देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं? हमने यहाँ पे ये देख लिया कि सबके अलग अलग अकाउंट बना लिए। जब हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए हम लेजर का प्रयोग करते हैं। फॉर दिस पर्पस लेजर इज मेड। इसके लिए लेजर बनाई जाती है। लेजर में क्या होता है? सबके अलग अलग अकाउंट होते हैं। अकाउंट बोलते हैं कि जिससे रिलेटेड एंट्रीज होती है। फिफ्थ हमारे समराइजिंग। इट रिप्रेजेंट द डाटा इन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर फॉर इट्स यूजर्स। समराइज के अंदर क्या होता है? डाटा जो है एक तरह से अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, मीन्स समझ में आने योग्य हो जाता है। अब कोई बाहर का पर्सन अगर हमारी बुक्स देखना चाहे तो वो एक एक एंट्री तो देखेगा नहीं कि कब खरीदा था, कब बेचा था, नहीं। वो क्या करेगा? ये देखेगा कि किससे कितना रिसिप्ट होना है, या इनकी कितनी सेल हुई है, कितनी इन्हें इनकम हुई है एक्सेट्रा। तो वो कहाँ से प्राप्त होगा? उन्हें समराइजिंग से। समराइजिंग के लिए हम क्या करते हैं? फॉर दिस फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। उसके लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होती है? हमारी गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है कि हमने जो भी लिखा है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद सेकंड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग बनाया जाता है कि हमने कितनी सेल की, कितनी परचेज की, हमारे पास कितना स्टॉक था, अभी कितना बचा हुआ है, ये जानने के लिए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ये देखते हैं कि कितना हमें साल के अंदर प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। थर्ड पॉइंट पे हम बनाते हैं इसके अंदर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये देखने के लिए बनाई जाती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पिछली साल कितनी थी, अब क्या है। मीन्स हम कहीं लॉस में तो नहीं जा रहे, हमारे पास पहले कितनी संपत्तियाँ थी, एसेट्स थी, और अब कितनी हैं। ये सब देखने के लिए जब हमारी ये तीनों चीज़ बन जाएंगी तो हम डाटा को आराम से समराइज कर सकते हैं। मीन्स निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 6 पॉइंट पे हम क्या बनाते हैं? एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। हम इस डाटा को एनालाइज करते हैं जो भी हमने बना लिया है, और उसे इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक रिपोर्ट बनाते हैं लास्ट में।
इट हेल्प टू मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे हमें क्या पता चलता है, एक मीनिंगफुल जजमेंट निकलती है, मीन्स एक निष्कर्ष निकलता है कंपनी या हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, मीन्स लाभदायकता, हमें कितना लाभ हो रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन की हमारी वित्तीय स्थिति क्या है फिलहाल बिजनेस की। इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। इसके बेस पे हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के लिए कैसे, मान लीजिए हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें वो आगे भी बनाए रखना है, इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे कि हमें ऐसे ही करना है अपना काम। और अगर मान लीजिए हमें लॉस हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस लॉस क्यों हुआ है उसके रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि और आगे के लिए प्लानिंग बनाएंगे कि हमें लॉस फिर से ना हो। इसलिए इसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, मीन्स हमारा डाटा जब इंटरप्रेट हो जाता है तो उस पर हम आगे की प्लानिंग करते हैं। 7th पॉइंट देखिए, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के अंदर क्या करते हैं, इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग टू कम्युनिकेट डाटा टू इट्स यूजर्स एट द राइट टाइम। जब हमारा सारा इंटरप्रेट हो जाता है डाटा, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, अपने डाटा को इसके यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं, यूजर्स तक भेजते हैं, मीन्स अपनी जो रिपोर्ट हो गई उसे देते हैं यूजर्स को। यूजर्स कौन हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने अपना हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो, हमारे बिजनेस के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, बैंक भी हो सकती है, अगर हमने लोन ले रखा है, गवर्नमेंट भी हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, तो वो हमारे क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको ये समझ आ गए होंगे, ये थी हमारी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। जब हमने विशेषताएं पढ़ ली दोस्तों, तो डेफिनेशन हम अब पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन हम लास्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन में इसके विशेषताएं ही होती है, विशेषताओं से ही डेफिनेशन बनती है। और दोस्तों एक और बात, जब भी हम डेफिनेशन देते हैं तो डेफिनेशन के साथ साथ हमें उसका नाम भी देना होता है कि ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग दी गई है, तभी हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, वरना हमारे मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाई करने वाली। सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था हमने कि वो क्या करते हैं, डाटा को आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद मेजर करती है, एंड कम्युनिकेटिंग, उसके बाद कम्युनिकेट किया जाता है डाटा रिपोर्ट बना करके। किसको, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। हम सिर्फ कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इसके अंदर, इकोनॉमिक मीन्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। किसको प्रोवाइड कराते हैं हम ये सारी चीज़ें, यूजर्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, किस लिए, ताकि वो अच्छे से या मीनिंगफुल जजमेंट ले सके और डिसीजंस ले सके हमारी कंपनी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आपको अब ये डेफिनेशन लर्न हो गई होगी, याद हो जाएगी एक बार और फिर से देखने से, ठीक है। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल कह लीजिए, अकाउंटिंग प्रोसेस को ही अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेप था हमारा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके स्टेप्स जो थे, हमारे विशेषताएं जो थी या एट्रीब्यूट जो थे, वही हमारी प्रोसेस में आते हैं, वही हमारे साइकिल में आते हैं। तो हमारा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, कोई रिवीजन देख लीजिए या फिर इसका अकाउंटिंग साइकिल देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जब अकाउंटिंग के थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम जो लिखते हैं उसको अगर हम डायग्राम से शो करते हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। तो देख लीजिए, फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो फर्स्ट में हम क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे डाटा को कि ये फाइनेंशियल है या नहीं है, या बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। सेकंड में हम क्या करते थे, मेजर करते थे। मेजरिंग में हम क्या करते थे कि मीन्स हमें देखते थे कि ये मनी की टर्म में है या नहीं है। अगर मनी की टर्म में नहीं है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, और अगर मनी की टर्म में है तो इसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। थर्ड में हम क्या करते हैं, सारा रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमने मेजर किया था उसे हम बुक्स में लिखते हैं। बुक्स में लिखने के लिए हम बहुत सारी बुक्स बनाते हैं, जिसके लिए जर्नल का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं शो करूँ तो यहाँ पे कैश बुक हो सकती है, परचेज बुक हो सकती है, सेल्स बुक हो सकती है, और अदर बुक्स हो सकती है। तो वो हमारी कहाँ आती है, रिकॉर्डिंग के अंदर आती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं डाटा को, मीन्स एक जैसा डाटा या एक ग्रुप से रिलेटेड एक ग्रुप में डाल देते हैं, वो हमारा क्लासीफाइड के अंदर आता है, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं, लेजर बनाते हैं। उसके बाद हम समराइज़ करते हैं। समराइज में हम डाटा को क्या करते हैं कि हमें किससे कितना फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके लिए हम क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं सबसे फर्स्ट में। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद
बैलेंस शीट बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अपनी कंपनी की। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाते हैं हम 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट पे एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं हमने जो भी बनाया, मीन्स हमने प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ एनालाइज करेंगे हम उसे। पिछली साल के जो डाटा है उससे हम तुलना कर सकते हैं कि हमारे पिछले साल हमें प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। फिर हम इंटरप्रेट करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसको किया जाता है, इसके यूजर्स को कम्युनिकेट किया जाता है। यूजर्स कौन होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वो यूजर्स होते हैं जिनके लिए हमारा अकाउंटिंग डाटा इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो न्यूज़पेपर में अपना डाटा शो करती है, मीन्स अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शो करती है, बैलेंस शीट शो करती है। वो किस लिए शो करती है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कंपल्सरी हो जाता है, दूसरा ये भी है कि वो बड़ी बड़ी कंपनी दिखाना चाहती है लोगों को या जनता को बताना चाहती है कि हमारी कंपनी अब प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में। उसी के बेस पे रिकॉर्ड बनता है कि इस बार उस कंपनी का टर्नओवर इतना रहा। तो दोस्तों वो कैसे होता है, पूरा डाटा जब हमारी पूरी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं वो हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। यूजर्स में हमारी पब्लिक भी आ जाती है, हमारी गवर्नमेंट भी आ जाती है, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, बैंक्स भी होते हैं, एक्सेट्रा। तो ये था हमारे अकाउंटिंग साइकिल जिसमें हमारे 7 स्टेप हमने फॉलो किए। तो आपको समझ आ गया होगा और आई होप कि आपको ये लर्न भी हो गया होगा अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट ऐसा लगा जो आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो आसानी से। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल जाए या नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।